दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। आपने मुहावरा सुना होगा, उल्टे मांस बरेली। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो इसराइल गए और फिर वापस जो है वो दिल्ली लौट आए। और इस दौरान बहुत सारी बातें हुई और उसी उन्हीं बातों को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे दो मेहमान श्री लखेरा और श्री रहमानी दोनों जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल उमाकांत लखेरा साहब आपसे है कि देश में एक अजीबोगरीब माहौल था बजट सेशन में। नरवणे की किताब और डील, और फिर उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन, प्रिविलेज मोशन, यानी एक हंगामा बरपा था। और उसमें जो है वो धमकी भी आ गई थी राहुल के लिए। ऐसे में अचानक जो है वो प्रधानमंत्री मोदी उठे और इसराइल चले गए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि यहाँ पर इतनी सारी चीजों को छोड़ के कौन सी चीज उनको इसराइल ले गई? लखेरा साहब। देखिए, मोदी जी और उनका जो पूरा तंत्र है उसका बहुत क्लियर कट, उनकी जब से वो सत्ता में आए हैं एक मूल मंत्र जिसको कह सकते हैं वो ये है कि न तो भारत के संविधान में उनकी कोई आस्था है, और जो कुछ वो एक दिखाते हैं उन्होंने उस जो संविधान को खोखला कर दिया भीतर से। जैसे वो खुदाई कर 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 धीरे धीरे करके आपने उसके उसको निरर्थक बना दिया। उसको बहुत तेजी से 12 साल में उन्होंने बड़े अच्छे से काम किया और काफी उसमें सक्सेस हुए। भारत का जो संविधान है वो संविधान की दो बड़ी बातें हैं। एक तो संविधान के प्रति संसद और जो कार्यपालिका है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो हमारी सत्ता है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। तो एक तो वो फैक्टर है। इनका अकाउंटेबिलिटी नाम का कोई, इनका कोई रिस्पेक्ट नहीं है संसद के प्रति अकाउंटेबिलिटी। और अगर इनकी अकाउंटेबिलिटी होती है, और जैसे आपने कहा कि संसद से भाग करके गए, इसलिए भाग करके गए कि संसद में पूरे देश को, दुनिया को इन्होंने बता दिया कि कोई ये मानते ही नहीं है संसद को कुछ। वो तो एक एक ईंट गारे का एक ढांचा बना हुआ है, तो ये उसमें बहती गंगा में हाथ धोने के लिए उसमें जाते हैं। अदरवाइज ये उसको भी जरूरत नहीं उनको, क्योंकि जिस जिस तरह की नीतियों पर देश को चला रहे हैं, विदेश नीति को चला रहे हैं, आर्थिक नीति को चला रहे हैं, जिस तरह से ट्रीटी कर रहे हैं, जिस तरह से ये ऑल ऑफ सडन हमारे जो फिलिस्तीनी जनता, आजादी के पहले से फिलिस्तीनी आवाम के साथ हमारा एक संबंध है। और फिलिस्तीन की जनता जो वहां कत्लेआम हुआ, गाजा में जो कत्लेआम हुआ, 70,000 लोग मारे गए, मतलब 20,000 बच्चे हैं, यतीम हो गए लोग। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो सिविलियंस है उनमें जो यतीम हुए हैं, जो मारे गए हैं, जिन्होंने वो पैदा हुए थे, गर्भवती औरतें मारी गई, मतलब इनह्यूमन। उस मुल्क के साथ में ये दोस्ती करने ऐसे मौके पर जा रहे हैं कि पूरी दुनिया में कोई राजनेता, कोई नेता, कोई जा नहीं रहा है, क्योंकि 4 महीने बाद तो इजराइल में इलेक्शन है। तो इलेक्शन के टाइम पर ये नेतन्याहू को जिताने के लिए वहां गए। जैसे इन्होंने नारे लगाया था ना, अब की बार ट्रंप सरकार, वहां ट्रंप ही हार गया। और उसके बाद जो नया तंत्र आया डेमोक्रेट्स का, उससे इन्होंने दोस्ती गांठ ली। अब क्या है सीन कि अब ये नेतन्याहू को जिताने के लिए गए। और नंबर एक बात, नंबर दूसरी बात कि इससे देश की नाक कट गई, भारत की जो विदेश नीति की इन्होंने नाक काटी। दूसरा इन्होंने क्या किया कि जो फंसे पड़े हैं ना फाइल में, एपिस्टीन फाइल्स में, यस, एपिस्टीन फाइल में जो फंसे पड़े हैं, वहां ये इतने गहरे फंसे पड़े हैं कि ट्रंप इनको घुसने नहीं दे रहा है अपने सिस्टम में, सिस्टम से बाहर कर दिया ट्रंप ने इनको। उसका उदाहरण इनकी जो पिछली यात्रा हुई थी ट्रंप के साथ जो बधाई देने के लिए गए थे, तो वो तो सारी दुनिया ने देखा कि उनके दफ्तर का एक स्टाफ लेडी थी, उसको भेज दिया कि वो ट्रंप आया होगा भाई, इससे हुलिये का आदमी है, जरा आप उसे ऊपर ले आओ। जबकि छोटे छोटे देश, हाँ सलीम साहब, छोटे छोटे कंट्री जिनका कोई वजूद नहीं है, उन कंट्रीज के राष्ट्राध्यक्ष को या प्रधानमंत्री को लेने वो खुद खुद गए नीचे। तो इससे ये अंदाजा लगता है कि इन्होंने भारत को, अमेरिका ने भारत के साथ जो रिश्ते हुए थे, अमेरिका के जो परंपरागत रिश्ते उनको इन्होंने खत्म कर दिया। फिलिस्तीन के साथ जो हमारे रिश्ते वो खत्म कर दिया। जो शिया सुन्नी तमाम जो अरब कंट्रीज के जो दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज है, वहां हम लोगों को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। भारत एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भारत ने नेतृत्व किया, लीडरशिप दी। और जब दुनिया में जो शक्तियां है, महाशक्तियां, हमने तो कोल्ड वॉर में देखा है कि जो महाशक्तियां भारत को दबाने की कोशिश करती थी, उन महाशक्तियों के मुकाबले भारत जो छोटे छोटे मुल्क को, उनको हमने लीडरशिप दी कि हम शीत युद्ध में ना तो हम रूस के खेमे में, ना अमेरिका के खेमे में, हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। मुझे लग रहा है कि मोदी जी ने वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को तिलांजलि दे दी, तहस नहस कर दिया। और अब आने वाले
पता नहीं कितनी पीढ़ियां लगेंगी कि उन भारत की विदेश नीति को एक बार फिर सुचारू ढंग से आगे ले जाया जाए देश के हित में। जी जी शुक्रिया लखेरा साहब। मैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप तीन चार नुकात में ये बताने की वो करें कि आखिर इस दौरे में क्या खोया और क्या पाया, तो चार पांच नुकात जो है वो खोने के और चार पांच नुकात पाने के। जी आदाब। देखिए, वो पाना और खोने की बैलेंस शीट बनाना जरा सा अवलस वक्त होगा, लेकिन जो फोटो ऑप्टिक है अभी उस पे बात की जा सकती है। जी जी देखिए, फरमाइए। ये तो नहीं है कि पार्लियामेंट में हंगामा हो गया और राहुल गांधी बोलने नहीं दे रहे और किताब का मसला आ गया तो ये उठ के और फोकस शिफ्ट करने के लिए इसराइल चले गए। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है, क्योंकि इस किस्म के दौरे प्री प्लान्ड होते हैं, वो पहले से होगा और इस डेट्स में उनको जाना था, चले गए। वो एक अलग इशू है। सवाल ये है कि इस वक्त में जबकि वेस्ट एशिया एक बॉइलिंग पॉट बना हुआ है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर किसी ऐसे वेस्ट एशियन कंट्री में जाएं जो सवालों के घेरे में है, तो इंटरनेशनल रिपरकशंस क्या हैं, ये इंडियन डिप्लोमेसी को इवेलुएट करना चाहिए, इस नुक्ता नजर से जरूर करना चाहिए। जबकि हम फॉरेन पॉलिसी की हैसियत से बार बार हमने रूस और यूक्रेन के मामले में रवैया अख्तियार किया था, वही हमने हमास और इसराइल के बारे में भी अख्तियार किया कि हमने यूनाइटेड नेशंस में भी और मीडिया में भी ऑफिशियल पॉलिसी हमने गैर जानिबदारी की रखी थी। इंडिया ने ऑफिशियल पॉलिसी, ये अलग बात है मीडिया किस अंदाज में उसको प्रेजेंट कर रहा था, और वो बीजेपी की लाइन, जो रूलिंग पार्टी के लाइन को मीडिया टो करता रहा, लेकिन हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे हमेशा एक न्यूट्रल होने का, हम ये कहिए कि इजहार करते रहे, दिल से कर रहे थे, अंदर से कर रहे थे, बाहर से कर रहे थे, व्हाटएवर, मुनाफकत कर रहे थे, दोस्ती कर रहे थे, क्या था, बट इंटरनेशनली हम ऑफिशियल वो पोजीशन लिए हुए थे। ऐसी सूरत में खुसूसन एक कंट्री जिसका हेड नॉन इंटरनेशनल क्रिमिनल है, डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल क्रिमिनल है, बहुत सारे ममालिक में उस शख्स का दाखिला कानूनी तौर पर खतरे के दायरे में है, ऐसे एक शख्स के साथ खड़े होके आप फोटो खिंचवा रहे हैं और वहां वो सब कुछ कर रहे हैं, और फिर जो बयान आपने पार्लियामेंट में खड़े होके इसराइल की दिया, उसने सारी दुनिया की नजरें हमारी जानिब जरा मुख्तलिफ करके उठाई। देखिए, हमास को किसी भी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ने, लाइक यूएन एक्सेट्रा, आज तक टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया है। नंबर एक, ऑफिशियल डिक्लेरेशन किसी भी इंटरनेशनल बॉडी का हमास का नहीं है कि वो टेररिस्ट है। मोर ओवर, नेगोशिएशन की टेबल पे कोई और नहीं बैठ रहा फलस्तीनियों के लिए, यानी अल-फतह भी नहीं बैठ रहा, हमास बैठ रहा है। ये रिकॉग्निशन है। इसराइल भी हमास की लीडरशिप से बात कर रहा है, और जितने भी डायलॉग होते हैं वो अमेरिका भी अगर कर रहा है तो हमास की लीडरशिप से कर रहा है। अल-फतह से डायलॉग नहीं हो रहा, जो फलस्तीन का दूसरा बड़ा ग्रुप है। ये रिकॉग्निशन है हमास का। 7 अक्टूबर का जो रिटेलिएशन था वो हमास की जानिब से था, अल-फतह की जानिब से नहीं था। और हमास टेररिस्ट ग्रुप नहीं है। खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है उसके तहत जो डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमास को ऑफिशियली कभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहा है। ये बहुत वाज़ेह रहना चाहिए इस देश के लोगों के ऊपर कि हमने कभी हमास को ऑफिशियली टेररिस्ट नहीं कहा। लेकिन वजीर आजम ने पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या कहा कि 7 अक्टूबर का हमला एक टेररिस्ट अटैक था, और फिर हम सारी दुनिया में, हमारी तो पॉलिसी जीरो टेररिस्ट की, जीरो टॉलरेंस की है। तो आप, इन अदर वर्ड्स, आप कह रहे हैं कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री। अगर एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से आप एक लेजिटिमेट ग्रुप को टेररिस्ट कह रहे हैं, तो कंट्री के पार्लियामेंट में आके आप वहां उसको जस्टिफाई कर सकते हैं क्या? ये एक बड़ा सवाल है जो वजीर आजम से पूछा जाना चाहिए, और लीगल फ्रेमवर्क में पूछा जाना चाहिए कि आप वहां पर 7 अक्टूबर के उस रिटेलिएटरी अटैक को टेररिस्ट अटैक कैसे कह सकते हैं? सवाल पूछा जाना चाहिए कि टेररिज्म और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की स्ट्रगल्स के बीच कोई अंतर प्रधानमंत्री जी की समझ में आता है या नहीं आता? बताएं वो।
कि सेल्फ डिटर्मिनेशन की फाइट किसे कहते हैं और टेररिज्म किसे कहते हैं। तो अगर ये उनको नहीं मालूम है तो उनको पूछना चाहिए अपने कोलीग्स के साथ, वरना पार्लियामेंट फेस करो और बताएं कि उन्होंने ये तकरीर में वहां ऐसा क्यों कहा। इसके साथ इस्राएली पार्लियामेंट में खड़े हैं आप, उस 7 अक्टूबर से पहले हजारों लोगों का कत्लेआम नहीं, लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ है। 7 अक्टूबर से पहले 7 साल 17 साल गज़ा का मुहासरा रहा है, ज़ालिमाना सीज जो इन्होंने किया, उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड क्या है ह्यूमन लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पे बताया जाना चाहिए देश के लोगों को कि इतने ज़माने से जो मुहासरा इस्राइल ने ज़ालिमाना तौर पर किया हुआ था, उसके बारे में हमारा स्टैंड क्या है? क्या बोलेंगे वज़ीर आज़म कि क्या वो लेजिटिमेट था जो इस्राइल की जानिब से किया गया? उसे लेजिटिमेसी दे रहे? बताएं। दूसरी बात, जो उसके पहले जो कत्लेआम हुए, वो हुए। उसके बाद जो ये पूरे के पूरे 23 लाख लोगों को एक बिल्कुल रेत के मैदान में खड़ा कर दिया है, दंगा भूखा, इतने ज़ालिमाना इक़दामात किए हैं जिसे दुनिया ने रिकॉग्नाइज़ किया। ख़ास तौर पर यूरोप ने जो अभी तक इस्राइल का साथी था, उस यूरोप ने रिकॉग्नाइज़ किया कि गैर इंसानी हरकतें, ज़ालिमाना हरकतें, मोर ओवर जो ऑफ़िशियल बॉडी दुनिया की है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसने कहा कि ये वॉर क्रिमिनल है। तो अगर आप वॉर क्रिमिनल के स्टेट में, वॉर क्रिमिनल के साए में खड़े होके उसकी पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं, तो जो हमारी ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी है, जो हम साउथ अफ्रीका में भी अपनाते रहे, जो हम नॉन अलाइन्ड मूवमेंट भी अपनाते रहे, उसके तहत जब आप एक ग्रुप को कह रहे थे कि 7 अक्टूबर का हमला एक टेररिस्ट अटैक था, तो उसके पहले और उसके बाद के टेररिस्ट अटैक के बारे में आपने वहां खड़े होके कोई बात क्यों नहीं की? कहना चाहिए था। ये भारत की ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी का तकाज़ा था। डिमांड थी एक मुल्क के वज़ीर आज़म से कि वो इंसाफ की बात वहाँ भी करते और अगर वहाँ नहीं कर पाए थे किसी मुरव्वत में कि चलिए वो होस्ट हैं, आप गेस्ट हैं, तो आप बाहर निकल के कम से कम मीडिया से के सामने ये बात कह सकते थे कि हम इसे भी अच्छी नज़र से नहीं देखते कि जिस तरीके से गज़ा में इतना बड़ा कत्लेआम किया और फ़लस्तीन पर नाजायज़ कब्ज़े का ऐलान किया जा रहा है, जिसको अमेरिका समेत सारी दुनिया नापसंद करे। एक ऐसी सूरत-ए-हाल में जो इतने ज़्यादा खुले तौर पर मालूम हो चुकी है दुनिया को, हमारे जैसे मुल्क का वज़ीर आज़म अगर इस्राएली पार्लियामेंट में खड़े होके एंडोर्स करता है नेतन्याहू को, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक और खो देने इज़्ज़त और वक़ार को खो देने वाली बात नहीं हो सकती। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा पाया किसने? पाने का मामला ये है कि ये पूरा रीजन एक डिप्लोमेसी के फ्रंट पे भी मैं आपके पास ये अलग से सवाल है, मैं आऊंगा तस्लीम साहब आपके पास ये डिप्लोमेसी वाले इशू पे, लेकिन उससे पहले मैं एक दूसरा इशू लखेरा साहब से पूछना चाहता हूँ। उमाकांत साहब, हमारे संसद में प्रधानमंत्री जब भी खड़े होते हैं जो है वो विपक्ष उठ के चला जाता है। इन्होंने सोचा कि कम से कम इसराइल में ये होगा कि वहां का विपक्ष जो है वो इनकी बात सुनेगा। अब जब ये खड़े हुए तो पता चला वहां भी विपक्ष उठ के चला गया। तो ये जो कुछ हुआ इनके साथ, यानी जो यहाँ हो रहा था वो वहां भी हो गया, और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री हमारे विपक्ष को डील करते हैं उसी प्रकार नेतन्याहू ने अपने चीफ जस्टिस को डील किया। तो इसको आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो इज़राइल की जो पॉलिसी है, फंडामेंटल पॉलिसी है, ज्यूज पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, जिसका जिसको फिलॉसफी है कि मेजोरिटिज्म जो है, अगर आप संख्या में ज्यादा हैं तो जो माइनॉरिटीज लोग हैं उनका कत्लेआम करें। ये थ्योरी ज्यूज थ्योरी है और अमेरिका सपोर्टेड थ्योरी कि दुनिया में जो माइनॉरिटीज हैं, खासतौर पर मुस्लिम कंट्रीज में, उन लोगों के खिलाफ आप इस तरह का घृणा का माहौल बनाएं जो राइट विंग जो पॉलिटिक्स होती है, और उसका एक गंदा नाच भारत में पिछले 12 साल से चल रहा है कि माइनॉरिटीज के खिलाफ कंपेन करो, उनको दुश्मन बताओ, और वो एक किस्म से जैसे वो डिजिटल अरेस्ट सुना ना हम लोगों ने आजकल, डिजिटल अरेस्ट, किसी करोड़पति आदमी को कोई कॉल आती है तो उनको तो कहते हैं उसी रूम में रहना, हिलना नहीं। तो वो डिजिटल अरेस्ट इन्होंने इस तरह की जो राइट विंग डिक्टेटरशिप है, जो हिटलरशाही है, नाजीशाही है, फाजिज्म है, उससे इन्होंने पूरी दुनिया में डिक्टेटरशिप कर दी है। और इजराइल उस डिक्टेटरशिप का एक सिंबल है, और उसके साथ ऐसे इतना बड़ा मुल्क है 140 देशों का, उसके साथ गए वहां कैसे मतलब शर्मनाक ढंग से ये गले मिल रहे थे जबरदस्ती, और उसके बाद विदा हुए तो ऐसा लग रहा था कि कोई लड़की शादी के बाद जो है निकाहनामे के बाद विदा हो रही है।
तो इस तरह के ये नाटक कर रहे थे। इस देश को, इतने बड़े मुल्क को ये हाईजैक कर रहा है, इस देश की जन भावनाओं को हाईजैक कर रहे हैं। और देश के संसद को आप देश विदेश नीति के बारे में आपने कुछ बताया, पार्लियामेंट के दौरान आपने बताया कि मैं अभी इजराइल जा रहा हूँ, और ऐसी सी बात है, क्योंकि ये बिन बुलाए मेहमान थे, ये जबरदस्ती इजराइल गए, ये नेतन्याहू के प्रचार जो एजेंडा था उसके लिए गए। और दूसरी बात, इनका जो एजेंडा था वो एजेंडा था कि पटाना, किसी तरह ट्रंप को पटाना। अब ट्रंप से ये कुछ तो हिम्मत तो है नहीं, तो ट्रंप ने कह दिया कि मैं चाहूं तो इनको कभी भी इनकी राजनीति खत्म कर सकता हूं। तो उससे तो अब क्या करेंगे, आंखें नहीं मिला रहे हैं। तो अब तो ट्रंप के साथ ये ट्रैक टू, पहले तो इन्होंने एपिस्टिन के थ्रू ट्रैक टू किया था, एपिस्टिन साहब जो है उनके थ्रू ट्रैक टू किया था, वो उसमें नंगे हो गए, एक्सपोज हो गए। तो ये ट्रैक टू के लिए इन्होंने जो एपिस्टिन जो गुरु था, गुरु है जो इजराइल, वहीं से तो उसका तार थोड़ा वो भी खुद यूज था, तो उसके तार इन्होंने वहां से जोड़ के अब इन्होंने अपना ट्रैक को इजराइल के थ्रू कर रहे हैं, उसको माई बाप बना रहे हैं। और ट्रंप भी लगा हुआ है कि नेतन्याहू किसी तरह जीत जाए, क्योंकि नेतन्याहू अगर हारता है तो वेस्ट एशिया में और गाजा और इधर जो कब्जा करने का जो अमेरिकन प्लान है वो फेल हो जाएगा। तो मैं यही कहूंगा सलीम साहब की ये जो चीजें हो रही हैं, संसद का अपमान किया इन्होंने, मैं कहता हूँ। और संसद में विपक्ष की बात आपने की, विपक्ष को तो इन्होंने तो कांग्रेस मुक्त भारत और विपक्ष मुक्त संसद का नारा दिया था, लेकिन ना तो देश कांग्रेस मुक्त हो रहा है ना संसद मुक्त हो रहा है। तो ये डिक्टेटरशिप की जो परिभाषा होती है वो बोर्ड लगा करके नहीं होती कि हम अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दें, नेम प्लेट लगा दें, होर्डिंग लगा दें कि हम लोग डिक्टेटरशिप जो है आपके एक्शन से होती है, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं। अपोजिशन कोई सवाल उठा रहा है उसको उठाने नहीं दे रहे हैं। अपोजिशन एक के लड़के, यूथ कांग्रेस के लड़कों ने भारत मंडपम में कुछ किया है, वहां प्रोटेस्ट किया है, तो प्रोटेस्ट करना तो आपका अधिकार है। इस पर हमारी और उनके मतभेद हो सकते हैं कि सब आप गेट के बाहर खड़े हो जाते, काले झंडे दिखाते। तो ये जो इनको अब ये क्या कर रहे हैं कि उनको इस तरह की धाराओं में बंद करने की तैयारी कर दी इन्होंने, कि यूएपीए और कई तरह के जो आतंकवादी धाराएं होती हैं, तो आतंक करना जो धाराएं होती है, आपके आरएसएस वाले तो क्या क्या कर रहे हैं देश में, किस तरह से लोगों को मार रहे हैं। गौ रक्षकों के नाम पर क्या क्या हो रहा है कि गौ रक्षक के गुंडे जो है वो जगह जगह घूम रहे हैं और वो मार रहे हैं लोग, गरीबों को जो सड़कों पर ठेली लगाते हैं, छोटी मोटी दुकानें करते हैं, कारोबार करते हैं। तो बहुत बड़ा इश्यू है सर, और मुझे लग रहा है कि ये देश को जागना होगा, नहीं तो ये देश जो है गर्त में जाना तय है, इतना मुझे पता है। लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद है कि देश जगेगा, ऐसा मेरा मानना है, और कुछ ना कुछ देश में कुछ बड़ा 1-2 महीने में होने वाला है, ऐसा भी मुझे आभास होता है। जी धन्यवाद सर, शुक्रिया। तस्लीम साहब, आप वो जो डिप्लोमेटिक बात कर रहे थे, मैं उसकी तरफ आता हूँ। नेतन्याहू ने एक हेक्सागन ऑफ रेजिस्टेंस की बात की है, और उसने ये कहा कि पहले जो शिया सुन्नियों को लड़ा के अपना काम निकालता था, वो ये कहता है कि हम दोनों को जो है वो दोनों को खत्म कर देंगे, यानी दोनों को वो मुत्तहिद करने पे तुल गया। अब ये जो हेक्सागन में अगर भारत शामिल हो जाए तो यानी उसका मतलब ये है कि अगर कोई इसराइल से लड़ाई करेगा तो बाकी सब भी उससे लड़ाई करेंगे। यानी कल को ईरान और इसराइल की लड़ाई शुरू हो जाए तो भारत भी जो है इसराइल के साथ ईरान से लड़ने लगे, या कल को इसराइल की जो है वो किसी अरब देश से, कतर से हो गया था और किसी से हो जाए तो भारत भी उसकी तरफ से लड़ने लगे। तो ऐसी सूरत हाल में दो सवाल है मेरे। पहला सवाल तो ये है कि अगर हम इसराइल के किसी दुश्मन के ऊपर यहाँ से मिसाइल भेजेंगे तो उसका मिसाइल का जवाब आएगा। दूसरा सवाल ये है कि 88 लाख जो भारतीय जो है गल्फ कंट्रीज में रहते हैं और मुलाजिमत करते हैं, यानी 1 करोड़ समझ लो। अगर जंग छिड़ जाती है किसी गल्फ कंट्री से और वो लोग ये कहते हैं कि भाई आप तो हमारे खिलाफ लड़ रहे हो, लड़ने वाले के साथ खड़े हो, तो आप जाके जो है वो अपनी सेना में जाओ और इसराइल के साथ आके हमसे लड़ो, यहाँ काम क्यों करते हो। तो उन 1 करोड़ लोगों को लाना और फिर उन लोगों को मुलाजिमत देना और वो बेरोजगारी का जो सवाल पैदा होगा, तो ये सब को आप कैसे देखते हैं? देखिए, असल रीजन यही है। अभी जो कुछ भी ये गए हैं अचानक उठ के, तो उसका असल वजह ये है कि ये जो वायदा हुआ है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में, असल बात वो है कि दोनों में से किसी पर भी अगर कोई हमला होता है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ एक दोनों मुल्कों पे हमला समझा जाएगा। उसमें तुर्की भी शामिल हो गया है या हो रहा है, और वो बहुत एक्टिव कंसिडरेशन में है। तो ये जो ट्रायो बना है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रायो है, और ये न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान की वजह से। और तो सऊदी अरब के पास पैसे बहुत है,
इनके पास फौज बहुत है, एक्सपर्ट फौज, और न्यूक्लियर बम भी है। और तुर्की के पास हथियारों का अब तो बड़े मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड इंडिजिनस हथियार है उनके पास, जो वो दुनिया को बेच रहे हैं, जो ड्रोन बल्कि टेक्नोलॉजी नाटो की दूसरी सबसे बड़ी फौज तुर्की की है, तुर्की की नाटो है। में। तो ऐसी सूरत में ये जो पूरे नाटो नाटो भी खतरे में है, यहाँ पर ज़ाहिर है कि अब पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये वायदा हो रहा है, तो सऊदी अरब से खुद हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, और हमारे बहुत सारे इकोनॉमिक डिपेंडेंसी सऊदी अरब के साथ है। और जितने ताल्लुकात हमारे अभी एमबीएस के साथ अच्छे हुए हैं, इससे पहले शायद तारीख में कभी इससे अच्छे ताल्लुकात नहीं बताए गए कि पूरा कांग्रेस के ज़माने में सऊदी अरब से इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हुए थे, जितने मोदी जी ने कर लिए हैं। तो अब मोदी जी को वहां पर सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड भी सऊदी अरब में मिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब का जो है वो वॉर ट्रीटी पाकिस्तान के साथ हो रहा है, तो इंडिया को उसकी प्रॉब्लम तो होगी। दूसरे खुद एक जो सिमिलरिटी है वो ये कि इसराइल को भी इस रीजन में एक बहुत स्ट्रांग एलाई चाहिए। अब इस रीजन में कौन है? देखिए अमेरिका को लेके भी तमाम कतर, अब तो जॉर्डन ने भी कहा है कि हम अपने एयर स्पेस नहीं अलाउ करेंगे। तो ऐसी तमाम सूरत में जहाँ पूरा गल्फ और अरबियन स्टेट्स बिल्कुल इसराइल के खिलाफ हैं, हमारे लिए एक ऐसी जाए रफ्तार न पाए मानद वाली सूरत हाल है, जिसका आपने इशारा फरमाया कि हम ऐसे किसी हेक्सागन में अगर शामिल हों, तो इसका मतलब ये होगा कि हम इस खित्ते में अपनी जो एक पावरफुल पोजीशन है, एक ग्रेसफुल, एक बावकार हैसियत इस खित्ते में भारत की है, और एक इकोनॉमिक पावर भारत है, उस पर हम कंप्रोमाइज करके उसमें हम तकरीबन खुदकुशी करने जा रहे हैं, अगर हम इस किस्म का कोई मुआहदा करते हैं, क्योंकि फिर ये तमाम अरबों से हमारे ताल्लुकात उस तरह नहीं रह पाएंगे। एक जो सिल्वर लाइनिंग हमें दिखाई देती होगी हमारी सरकार को या डिप्लोमेसी को, हमारी जो फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए, उनको शायद अभी ये लगता है कि आज की जो फॉरेन पॉलिसी है, वो सिर्फ मफादात की बुनियाद पे टिकी हुई है, जो इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट जो है अरबों का भी इसराइल के साथ कुछ ना कुछ वाबस्ता है, और मुसलमान यहाँ इंडिया का भी वो इंटरेस्ट वाबस्ता है। तो अगर हमारे मफादात सर्व हो रहे हैं और उनके भी मफादात हो रहे हैं, तो ये जो इंटरेस्ट का एक कॉम्बिनेशन है, इसको हम एक्सप्लॉइट कर लें। ये उनके ज़हन में हो सकता है। लेकिन वेस्ट एशिया की जो सूरत-ए-हाल है, यहाँ अब सूरत मफादात से बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। इसका इवैल्यूएशन हमारे फॉरेन एक्सपर्ट्स को कितना है, ये मुझे मालूम नहीं है कि वो इसको समझ पा रहे हैं या नहीं, कि वहाँ पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट अब बहुत ही सेकेंडरी हो गए हैं। खास तौर पर ईरान पे 47 साल के जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, उसने इस रीजन में इकोनॉमिक फैक्टर को का जो पासा है, वो अरबों की तरफ तो पलटा है और ईरान की तरफ, लेकिन दूसरे ममालिक की तरफ से उसे वापस खींचा है। इस सूरत-ए-हाल की जो टिपिकल एक इकोनॉमिक सिचुएशन बनी है 47 साल के इस सेक्शंस के ज़रिए, और जो उनका होम ग्रोन इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप हुआ है, उसका तज्ज़िया हमारे यहाँ और ज़्यादा डीप होना चाहिए, ऐसे किसी हेक्सागन की तरफ जाने से पहले। और ये जो 1 करोड़ लोगों की आपने बात की है, पहले तो मुझे उसके आसार बहुत कम लगते हैं कि इस तरह का कोई हो जाए। देखिए ट्रम्प साहब 1 महीने से कह रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, बेड़ा भेज दिया, बेड़ा भेज दिया। एक और बेड़ा भेजा था, मैंने सुना है उसके तो टॉयलेट खराब हो गए, वो यूनान से आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो उस तो 4000 लोगों को टॉयलेट की लाइन, फौजी अमेरिका के यूनान में टॉयलेट के बाहर खड़े हुए हैं वहाँ पर। तो अब ऐसी सूरत में जहाँ अमेरिका जैसी ताकत ये कहती हो कि साहब हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं और आ नहीं रहे, और एक ऐसी सूरत में बहुत इंपॉर्टेंट हमारे नुक्ता नज़र से, भारत के नुक्ता नज़र से है, ये 16 मुआहदे हमने किए, कोई सा भी नया नहीं है, सारे पुराने हैं। यानी एग्रीकल्चर की डील हमारी कब से चली आ रही है इसराइल के साथ। ये बिल्कुल इसलिए मैंने कहा फोटो फिनिश है। स्ट्रेटेजिकल जो डील है कब से चली आ रही है। हथियार, हम दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदते हैं इसराइल से, पहले ही से खरीद रहे हैं। इसमें कोई नई बात तो हो नहीं, कुछ भी नया नहीं है। अब वाटर, उनके पास खुद पानी नहीं है, और वो पानी को अपनी टेक्नोलॉजी लगा के कुछ बनाते हैं, हम उनसे वाटर टेक्नोलॉजी सीखेंगे। ये अजीबो-गरीब ये 16 मुआहदे होकर आए, इसलिए मैंने कहा फोटो फिनिश है ये, और एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो 7 अक्टूबर को एक्सपोज़ हो गई दुनिया के सामने, और अकेला खड़ा हो गया इसराइल। उसकी टेक्नोलॉजी पे अब कोई भरोसा नहीं करता। उसके आयरन डोम, जिस आयरन डोम पे अब दुनिया भरोसा नहीं करती है, खुद इसराइल के अवाम को उस आयरन डोम पे अब भरोसा नहीं रहा, वो आयरन डोम टेक्नोलॉजी अब हम खरीदेंगे। ये क्या देशहित है कि एक फेल्ड इक्विपमेंट को हम इंडिया में खरीदेंगे? तो ये अजीबो-गरीब डिप्लोमेसी है। तो रिलीजियस बायोपिक फॉरेन पॉलिसी
इस देश के लिए और इस रीजन के लिए अच्छी नहीं है। आरएसएस के लोग सिर्फ हिंदुत्व की डायरेक्शन में सोच सकते हैं, ग्लोबल डायरेक्शन में सोचना उनके दिमाग इतने तंग हो चुके हैं कि वहां तक वो जा ही नहीं सकते। और अगर फॉरेन पॉलिसी को इस जैसे लोग जो इतने तंग ज़हन से सोचते हैं, वो इवैल्यूएट करके फ्रेम कर रहे हैं, तो इस मुल्क का जो है हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इनको अक्ल सलीम अता कर दे। मतलब अगर नहीं करते तो बहरहाल आखिर में इस देश को सँभालने के लिए हम तो मौजूद हैं। हमने हर बुरे वक़्त में सँभाला है, फिर सँभाल लेंगे। मोदी जी को जाना तो है ही एक दिन, कब तक रहेंगे? जितना बिगाड़ किए जाएँगे, उसे सँभालने का काम हम लोग करते रहे हैं तारीख में, हम फिर करेंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और लखेरा साहब हमारे साथ जुड़े थे, किसी इमरजेंसी की वजह से चले गए, उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। हम आइंदा भी आपसे इस तरह के इश्यूज़ पे बात करते रहेंगे।